So name of the topic is location of roots, LOR, है ना, LOR भी बोल सकते हैं इसको, location of roots. This article deals with an elegant approach of solving the problems on quadratic equation when the roots are located oblique specified on the number line with the variety of constraints. मतलब क्या, देखिए अभी तक पूरे चैप्टर के अंदर में हमें रूट दिया होता था, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस तरीके से चीजों के ऊपर कमेंट करना होता था या रूट निकालना होता, ठीक। अब हमें रूट को लोकेट करना है। लोकेट करने का मतलब क्या है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं दे आर लोकेटेड और स्पेसिफाइड ऑन द नंबर लाइन विद सम कंस्ट्रेंट्स। कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे उनके ऊपर। कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे का मतलब क्या है, कुछ कंस्ट्रेंट्स होने का मतलब कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि जो मान लीजिए जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर कि कंसिडर fx इज इक्वल टू, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी ax² + bx + c = 0, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू मान सकते हैं। और दे दिया जाएगा कि भाई इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो क्या है, किसी गिवन नंबर से बड़े हैं। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, जो इसके रूट्स हैं किसी एक गिवन नंबर से बड़े हैं या किसी एक गिवन नंबर से छोटे हैं, या रूट किसी दो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, या रूट्स के बीच में कोई नंबर लाई कर रहा है। इस तरीके की कुछ कंडीशंस हैं जो कि वैरायटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स वर्ड जब लिखा तो उसका मतलब ये है। एक्चुअली यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वैरायटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब ये है। तो इन सब चीजों को, इन सब कंडीशंस को जो मैंने अभी अभी बोली, दो रूट के बीच में एक नंबर, या एक नंबर दोनों रूट से छोटा या बड़ा, कुछ भी इस तरीके की कंडीशन को हमने वेरियस टाइप्स में बांट दिया। हमने क्या करा, अलग अलग भागों में बांट दिया। किसको, इन सारी वेरियस कंस्ट्रेंट्स या वेरियस कंडीशंस को। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक एक करके टाइप 1 से। तो सबसे पहला टाइप में लिखा है बोथ द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर से d। जो दोनों रूट हैं, दोनों रूट क्या है, इस क्वाड्रेटिक के, गिवन क्वाड्रेटिक के ग्रेटर हैं, बड़े हैं, किससे, एक स्पेसिफाइड नंबर d से। सो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोनों रूट किसी एक नंबर, गिवन नंबर d से बड़े हैं। पहली बात, रूट्स का कंपैरिजन एक नंबर d से किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि रियल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड। कहने का भावार्थ या मतलब ये हुआ कि जो रूट्स हैं वो कंफर्म है, वो रियल होंगे, क्योंकि बोला है रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी। भाई रूट्स में दो ही बातें होंगी, या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी नंबर्स का कंपैरिजन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर के साथ नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी नंबर जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर्म का लिखा, जहां पर a और b कोई भी रियल नंबर है, ये अपने आप में एक नंबर है ही नहीं, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो नंबर नहीं है, दिस इज ओनली अ वे टू राइट देम और टू रिप्रेजेंट देम, तो दे कांट बी कंपेयर्ड, ठीक है ना। वो जो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो इससे ये क्लियर हो गया कि देयरफॉर मैं लिख रहा हूं रूट्स आर रियल। रूट्स किसके, क्वाड्रेटिक के। मैंने ये नहीं कहा वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है, उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, ना हमें पता है। चलिए यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब बोला गया है दोनों रूट्स ग्रेटर हैं किसी नंबर d से, ठीक है। अब d भी एक रियल नंबर ही है, ये कंफर्म है, d बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, क्योंकि कंपैरिजन की बात हो रही है तो रियल नंबर्स की दुनिया में ही हो सकती है, ऐसा हमने बात की अभी। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने कहा
शुरू में माना कंसिडर fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a ग्रेटर देन 0 है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लेट अस से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने क्या करा, fx माना ax² प्लस bx प्लस c को हमने क्या माना, fx माना। ठीक, अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a 0 तो हो नहीं सकता, तो दो बातें होंगी, या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा। लेट अस टॉक अबाउट द केस नंबर 1 कि a अगर पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव है तो अपन सब लोग जानते हैं कि ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा। दिस विल बी अ अपवर्ड पैराबोला। यहां तक तो क्लियरिटी है अपने को। अब अगर अपवर्ड पैराबोला है और दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर ग्राफ बने हैं ये बता रहे हैं, बट अपवर्ड पैराबोला में तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, या टच करेगा, या नीदर कट नो टच करेगा। अब नीदर कट नो टच का केस ये होगा। अब इस केस के अंदर में अगर नीदर कट और नो टच, अगर नो टचेस द एक्स एक्सिस, अगर ये केस है, इस केस के अंदर में हम जानते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो मतलब रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे। पर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं रूट्स कैसे हैं, ऑलरेडी प्रूव किए जा चुके हैं रूट्स कैसे हैं, रियल है। यहां तक बातें क्लियर, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, बहुत ही शानदार। अब ये तय हो गई बात, या तो ग्राफ काटेगा या टच करेगा। अगर काटेगा तो वो इस तरीके से काटेगा दो जगह पर, लेट अस से ये अल्फा है और ये बीटा है, और यहां पर इस केस के अंदर में अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। एम आई राइट? इस केस में टच कर रहा, दिस ग्राफ इज टचिंग द एक्स एक्सिस, टचेस द एक्स एक्सिस। अब ध्यान रहे, जब भी LOR यानी लोकेशन ऑफ रूट्स का सवाल आएगा, गिवन कंडीशन के हिसाब से सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे गिवन कंडीशन के हिसाब से। ग्राफ बनाने के बाद कंडीशन लिखेंगे। लेट मी राइट इट। फर्स्टली point number one, draw the graphs or plot the graphs as per the given condition, as per the given condition और constraints, कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक, और दूसरी बात फिर then write the conditions, write the कंडीशंस। किसकी, कौन सी कंडीशंस, जो मैं अभी अभी आपको सिखाऊंगा कि देख करके कंडीशंस ग्राफ को देख करके कैसे समझ में आती। क्लियर है बात यहाँ पर? चलिए शानदार, यहाँ तक अपने को बात 100% क्लियर हो जा रही है। तो हमने देखा दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े, तो रूट तो हमेशा एक्स एक्सिस को काटता है, या इस केस के अंदर में टच कर गया, देखिए ध्यान से, या इस केस में टच कर जाएगा। अल्फा और बीटा तो रूट्स है, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ बात, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है इस गिवन क्वाड्रेटिक के। बट क्वाड्रेटिक में हमें केवल रूट से मतलब नहीं है, बहुत सारी चीजों से मतलब है। अब दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं, तो तय है बात ये कि जो नंबर डी है इन दोनों रूट से पहले लाई करेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तय है ये बात, ये जो रूट्स से पहले ही, रूट्स से पहले वो नंबर डी लाई करेगा। कैसे, यानी मेरा कहने का मतलब, देखिए ध्यान से दोस्तों, ये ग्राफ ऐसा था जो ऊपर बना हुआ ऑलरेडी, या ऐसा केस है, दो ही बातें संभव है। ये अल्फा है, ये बीटा है, या ये अल्फा इक्वल टू बीटा है, और हमारा जो डी है, नंबर डी है, वो यहाँ लाई करेगा क्योंकि दोनों रूट किसी नंबर डी से बड़े हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। ठीक, अब इनको देख करके कंडीशंस क्या नजर आती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो हमने मान करके चली है कि ए क्या है, पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है यानी अपवर्ड पैराबोला है। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, आप अपने आप सोच करके देखिए, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बात करूं, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। डी लेस देन 0 का तो केस रिजेक्ट ही चला गया, या तो डी ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं, ये जो पॉइंट होता है इस केस में जो मिनिमा का पॉइंट आ रहा है, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला तो इसमें मिनिमा आएगा। ये पॉइंट जो वर्टेक्स है, ये पॉइंट है जो वर्टेक्स है, और ये भी जो पॉइंट है दिस इज आल्सो द वर्टेक्स, यानी मिनिमा को वर्टेक्स कहा जाता है। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस का b/2a
कोमा माइनस का d/4 है। अब ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा, आई एम रिपीटिंग, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कौन है, वो माइनस का d/2a, वो किससे बड़ा होगा, d से बड़ा होगा। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो d से बड़ा होगा। वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट के ऊपर मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ। वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट के ऊपर मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता हूँ। इतना पता है वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है या तो वो नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है ना। नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये जो है दिस इज द x एक्सिस, वी डू नॉट नीड टू ड्रॉ दी y एक्सिस हियर। प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं, उससे कुछ पता हासिल नहीं चलेगा। ठीक, तो तीसरी बात तो ये हो जाती है। अब चौथी बात, अब ध्यान से देखें दोस्तों, f ऑफ d, कहना इससे ये क्वांटिटी यहाँ पर पॉजिटिव होगी क्योंकि d पर जो वैल्यू आ रही है ऊपर की तरफ आएगी ग्राफ की। चाहे इस ग्राफ के अंदर मैं बात कर लूं, मैं चाहे इस ग्राफ के अंदर बात कर लूं, d पर वैल्यू हमेशा x एक्सिस के ऊपर आ रही है। तो एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि f ऑफ d इज पॉजिटिव। ध्यान से देखें, f ऑफ d पॉजिटिव, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब ये चार कंडीशन आपके सामने आ गई। इन कंडीशंस के हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। हो सकता है सवाल के अंदर में कोई पैरामीटर दिया गया हो। पैरामीटर दिया गया हो का मतलब क्या है, अभी मैं आऊंगा। when I'll start doing the question you will able to understand this thing in a very 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 clear manner. क्लियर? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब ये तो बात करी हमने a पॉजिटिव है और ऊपर लिख दिया if a is less than 0 then interpret accordingly, ये लिखा गया है नोट बना करके। अब इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखें दोस्तों, अगर a नेगेटिव हो जाएगा, if a is नेगेटिव, तो फिर से जो fx है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो या तो ये ग्राफ होगा और या ये ग्राफ टच करता हुआ निकलेगा। फिर दोबारा, क्योंकि रियल रूट्स है तो d तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। d लेस देन 0 तो होने से रहा, यानी इमेजिनरी रूट्स तो होने से रहे। तो कंडीशंस क्या आएंगी, कंडीशंस से पहले हम ये बात करेंगे कि जो d है, दोनों रूट्स जो है किसी नंबर d से बड़े हैं, तो अल्फा बीटा यहाँ आएगा और यहाँ पर इस केस के अंदर में अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा। सही है? तो अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, ध्यान से देखें दोस्तों, कंडीशंस आर एज फॉलोज। तो पहली कंडीशन क्या आएगी, पहली कंडीशन आएगी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एम आई राइट? डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, दूसरी कंडीशन आएगी जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, यानी वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रहा होगा। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो यहाँ आएगा ना, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट तो ये होगा। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन d, छोटा d, द नंबर d आई एम टॉकिंग अबाउट, द रियल नंबर d आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर? और तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात d पर वैल्यू फंक्शन की, d पर वैल्यू क्या आ रही है, ग्राफ जो वैल्यू आ रही है ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो d पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये तब आ रही है बातें जब a, मैं लिख दे रहा हूं बात, when a is नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आती है मेरी? जब a नेगेटिव है तो ऐसा लिख सकते हैं, a पॉजिटिव है तो उसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस करा दिए और a इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके बेस पे छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर d। देखिए वर्ड पैरामीटर d, पैरामीटर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। द पैरामीटर वर्ड का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज करने से इनफैक्ट इक्वेशन में बदलाव आ जाएगा, जिसकी वैल्यू चेंज करने से इक्वेशन में बदलाव आ जाएगा, तो पैरामीटर d। ध्यान से देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर में ये पैरामीटर d जो लिखा है ये रहा, d यहाँ पर आ रहा है, d यहाँ पर आ रहा है, d यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर d फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड द नंबर 3। f ऑफ d, समझ में आ रही है मेरी बात? इस एग्जाम्पल के थ्रू आप सबको, किसी बच्चे को अगर कोई भी एक छोटी से छोटी कंडीशन ऊपर की नहीं समझ में आई, क्योंकि अक्सर दिक्कत आती है d पर वैल्यू नेगेटिव कैसे आई। अरे दोस्तों, जैसे d पर वैल्यू तो नेगेटिव, ध्यान से देखो ना, d का रूट तो है नहीं, d पर वैल्यू ग्राफ नीचे, d पर बात करूंगा तो ग्राफ नीचे की तरफ है ना, तो d पर वैल्यू नेगेटिव आ रही क्योंकि x एक्सिस से नीचे ग्राफ आ रहा है d पर। तो ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ने लिखा पैरामीटर d निकालना जिसके लिए दोनों रूट्स इस इक्वेशन के
ये गिवन इक्वेशन आ गई, ये गिवन इक्वेशन, ये बात समझ में आ गई। दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं, दोनों रूट्स 3 से बड़े हैं, ये बात करनी है अपने को। अब दोनों रूट किसी नंबर 3 से बड़े हैं तो सोच करके देखें दोस्तों, तो कंफर्म है ये LOR टाइप 1 का सवाल होगा, ये तो क्लियर हो गई बात। LOR टाइप 1 का क्वेश्चन होगा, ये तो बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई झंझटबाजी नहीं है। तो दोनों रूट किसी नंबर D से बड़े हैं तो कंफर्म है या तो ये केस होगा या ये केस होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये तो पता है कि रियल रूट्स होंगे, क्योंकि दोनों नंबर किसी नंबर रियल नंबर से बड़े हैं तो रूट्स तो रियल ही होंगे। लेकिन क्या वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है, मतलब D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बोलो सही है क्या बात? ये पहली कंडीशन आ गई, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन जैसा हमने ऊपर भी बात करी थी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है यानी पॉजिटिव है, और आप fx किसको मानेंगे, fx इसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6dx प्लस 2 माइनस का 2d प्लस 9d स्क्वायर। सही है यहाँ तक बात? तो अब बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन वही, क्योंकि a तो पॉजिटिव है, तो वही सारी बातें, a पॉजिटिव पर क्या क्या करते हैं हम लोग, a पॉजिटिव, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस का b/2a ग्रेटर देन d और f ऑफ d ग्रेटर देन 0, वही सब बातें। ध्यान से देखें दोस्तों, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब d कौन है इस इक्वेशन के अंदर में, a किसकी वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है माइनस का 6d, और c की वैल्यू क्या आ रही है 2 माइनस का 2d प्लस का 9d स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी स्टैंडर्ड भाषा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्लियर है? तो ये बातें आ गई, यहां तक समझ में आ गई। तो हमने ए बी सी सबकी वैल्यू निकाल ली, अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, अब बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये लिखा आपके सामने, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा गया है, करेक्ट है। इसको सिंप्लीफाई करा तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहां पर गलती से टी लिख दिया गया, आप मान लो पैरामीटर डी की जगह पैरामीटर टी है, बस और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूं आपके लिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी 36d² माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 2d प्लस का 9d²। सही है, तो ये क्या आ जाएगा, आप 4 कॉमन ले ले, ये बन जाएगा 9d² माइनस का 2 प्लस का 2d माइनस का 9d², ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अब 9d² से 9d² कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2d माइनस का 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो d की जगह यहाँ पर t लिख दिया, एक कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हार्डली मैटर। क्लियर है बात यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ में आती है बात, ये पहली कंडीशन आ गई, पहली कंडीशन से ये एक रिलेशन आ गया अपने पास, यहाँ तक समझ में आती है बात। अगली बात करूंगा, माइनस का b/2a इज ग्रेटर देन d, अब माइनस का b/2a, अब माइनस का b/2a मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का b डिवाइडेड बाय 2a लिखूंगा, तो ध्यान से देखें b की वैल्यू माइनस का 6d, तो 6d डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इससे क्या आ गई कंडीशन अपने पास, d इज ग्रेटर देन 1 आ गया, d इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन आ गई, ये आ गया अपने पास सेकंड रिजल्ट। और तीसरी कंडीशन 3 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देख रहे हैं दोस्तों हम लोग, कि जो क्वाड्रेटिक है वो ये है ग्राफ, या तो ये है या ये है, और दोनों ही रूट 3 से बड़े हैं, तो 3 पर जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा ग्राफ विल बी 3 पर लाइंग अबव दी एक्स एक्सिस, यानी f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0, तो 3 पर वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब x की जगह पर बस यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर में 3 पुट कर दोगे, तो f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 को सिंप्लीफाई कर दो आप, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक इनइक्वालिटी बन गई, इनइक्वालिटी बन गई तो वेवी कर्व मेथड या फिर साइन स्कीम मेथड या फिर मेथड ऑफ इंटरवल लगा करके ये रिलेशन आ गया अपने पास यहां तक, यानी ये रिलेशन आ गया। अब आपके पास 3 जगह से रिजल्ट आया, ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट और ये तीसरा रिजल्ट, इन तीनों का क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन लेंगे, इन तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब इंटरसेक्शन लेकर के मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ इसका 1 का 2 का
और 3 का। समझ में आती है बात? आप ध्यान से देखें दोस्तों, 1 2 3 सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो प्लॉट्स कर लें। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 1 और 11/9 आ रहे हैं, तो ये रही नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, 1 और 11/9, तो हमने इसमें 1 पुट कर दिया और 11/9 ये रहा 1 कहीं ना कहीं, दिस इज 1 एंड दिस इज 11/9। आप ध्यान से देखें, पहली कंडीशन है t ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहली कंडीशन है t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी ये रहा, ये केस है। अगली कंडीशन क्या है, t इज ग्रेटर देन 1, अगली कंडीशन है t इज ग्रेटर देन 1, और तीसरी कंडीशन है 1 से छोटा है और 11/9 से बड़ा है, 1 से छोटा है और 11/9 से बड़ा है। अब ये तीनों लाइंस का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखें, ये आ रहा है, ये साफ साफ पता लग रहा है अपने को, दिस इज द कॉमन रीजन वी आर गेटिंग हियर, ये रहा कॉमन रीजन। तो यानी दूसरी भाषा में बोलूं तो t की वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन 11/9 से लेकर के इन्फिनिटी, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट? 11/9 से लेकर के इन्फिनिटी आ गया। क्लियर है सभी को यहां तक? So this was the question number 1 related to the type 1. Moving on to the another question which is more or less same as the question number 1. Find the values of a for which the roots of this equation. This is the given equation now. This is the given quadratic x square plus x plus a equal to 0. So we can take fx equal to x square plus x plus a. हमने ये fx माना, ठीक है ना, गिवन क्वाड्रेटिक को fx मान लिया, इक्वल टू fx मान लिया। अब कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन इसी सवाल में मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर ये भी आ सकता है कि सर इंटरसेक्शन क्यों लेना है, यूनियन क्यों नहीं लिया। दोस्तों मैंने कहा ये तीनों कंडीशन जो हमने लिखी, तीनों कंडीशन जो यहां पर लिखी थी, ये तीनों या चारों कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि ये सारी सहमत है, ऑल मस्ट होल्ड ट्रू साइमल्टेनियसली, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू एंड जब भी आता है तो इंटरसेक्शन लिया जाता है, और जब भी आता है तो यूनियन लिया जाता है। समझ में आती है बात? तो ठीक है, आगे चलते हैं। इस सवाल में अब हम बात कर रहे थे इसको fx माना, तो फिर दोबारा वही बात एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ग्राफ होगा। दोनों ग्राफ जो है या दो ही तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन सी? या तो d ग्रेटर देन 0 का या d इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन 0 का केस ये रहा और d इक्वल टू 0 का केस ये रहा, और दोनों रूट जो है ना किसी नंबर a से बड़े हैं और a एक रियल नंबर है, कंफर्म हो गई बात, ये a बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि कंपैरिजन की बातें हो रही हैं, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ ये बात, ठीक है। तो यहां से फिर दोबारा तीन बातें, पहली कंडीशन क्या आएगी, पहली कंडीशन वही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन माइनस का b/2a इज ग्रेटर देन d, और तीसरी कंडीशन f ऑफ a, क्योंकि यहाँ पर नंबर a है, f ऑफ a इज ग्रेटर देन 0। इन तीनों को सिंप्लीफाई करो और इंटरसेक्शन ले लो, और a b c एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर में चेक करूं तो कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है और c की वैल्यू a आ रही है, करेक्ट है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, यहाँ से एक रिलेशन आ गया। आई एम श्योर दिस कैन बी डन बाय ऑल ऑफ यू, राइट, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन पार्ट। माइनस b/2 इज ग्रेटर देन a, अगेन ये एक रिलेशन आ गया सेकंड, और तीसरा f ऑफ a इज ग्रेटर देन 0, ये एक रिलेशन आ गया। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेना आई एम श्योर सभी को आता है। ध्यान से देखें दोस्तों, इंटरसेक्शन लेने के लिए हम, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या क्या, एक आ रहा है 1/4, एक आ रहा है माइनस का हाफ, क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस का हाफ, एक आ रहा है 1/4, एक आ रहा है 1/4 और एक आ रहा है माइनस का 2, ये रहा माइनस का 2 और एक आ रहा है 1/4, सही है। यहाँ तक देखो ना, ये 1/4 आया, ये माइनस हाफ आया, और 0 और -2 की बात आ गई, -2 और 0 कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा लेटर से, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 को देखिए, a लेस देन इक्वल टू 1/4, a लेस देन इक्वल टू 1/4 तो गोला भर दिया जाएगा यानी पीछे तक। सेकंड कंडीशन a लेस देन माइनस का हाफ,
ए लेस देन माइनस हाफ, मतलब इस तरीके की बात करेंगे। और तीसरी कंडीशन -2 से पीछे और 0 से आगे, -2 से पीछे और 0 से आगे। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब कॉमन पार्ट कहाँ आ रहा है? कॉमन पार्ट केवल और केवल तीनों लाइनें किस रीजन में आ रही हैं? केवल दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, जिसके अंदर में सारी लाइंस आ रही हैं, यानी ए लेस देन -2, यानी ए बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -2। दैट्स द आंसर टू द क्वेश्चन। क्लियर है? मेरी बात समझ में आती है? पक्का? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये दो क्वेश्चंस LOR टाइप 1 के ऊपर हमने कर लिए। इससे रिलेटेड दो और क्वेश्चंस हैं विच कैन बी टेकन एज दी होमवर्क। ठीक, अब एक बात बहुत जरूरी जो मैं बताना समझता हूं, वो क्या है? ध्यान से देखें दोस्तों कि कई बार क्या है क्वेश्चन के अंदर में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्वेश्चन नंबर 2 में भी पॉजिटिव आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो खुद भी एक पैरामीटर की टर्म्स में ही हो जाएगा। मान लो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में बात कर ली हमने, दिस इटसेल्फ इज अ एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इज इटसेल्फ इन पैरामीटर ए, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए अपने को? अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं एक हिंट दे रहा हूं आप लोगों को, जो कि आप फिर फर्दर इसको कंप्लीट कर लेंगे, आई एम श्योर। ठीक है, तो क्या है हिंट? ध्यान से देखें। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड द नंबर -1। दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब वर्ड यूज किया गया इसके लिए ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस का 5 इंटू एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब सवाल में लिख दिया गया, क्वेश्चन में लिख दिया गया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। अगर मैं बोलता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज, इफ आई से इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन मैं एंश्योर कर रहा हूं कि ए 0 नहीं है। तो exactly by the same logic I can surely say कि therefore मैं बोल सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस a माइनस का 2 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा, अभी तक हम क्या करते थे? इक्वल टू 0 की बजाय इसको बस इक्वल टू fx मान लेते थे, अभी तक तो ये काम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 0 नहीं है तो डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर दो, तो दैट इज, आप क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस का 5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 2 इक्वल टू 0। हमने जो गिवन क्वाड्रेटिक है उसको ट्रांसफॉर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में कर दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है और हम जानते हैं ये 0 नहीं है तो अलाउड है, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप fx को मान लें। अब क्या कर लें? कंसिडर fx। अब fx माने किसको माने? इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू का 0 हटा दे तो वो सिंपल बन जाएगी बात ये, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 2। ये आपके पास क्या आ गया? fx आ गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने आपका काम इस सवाल में आसान किया हिंट बताने से। इनफैक्ट यही मेथड आप अडॉप्ट करेंगे हमेशा। क्या है ये मेथड? आई एम रिपीटिंग, तो ठीक है दोस्तों, देखो हिंट ये दिया, मैं दोबारा बता दे रहा हूं कि मैंने एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए जो एक्स स्क्वायर का जो गिवन कोएफिशिएंट था, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि वो पैरामीटर ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और क्योंकि गिवन क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक है, वो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 तो होने से रहा। तो इस
से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके जो नई इक्वेशन आई उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना और इक्वल टू 0 हटा करके इक्वल टू fx मान करके इसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया। अब इसके ऊपर कंडीशंस लगाया। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, जो काम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हो रहा है वही काम इस जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज्यूम करा उसके साथ होगा। करेक्ट। सो वैल्यूज एक ही बताने जिसके लिए कि बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ग्रेटर देन द नंबर -1। तो इसका मतलब ये ग्राफ होगा ऐसा कुछ या ऐसा कुछ, यहां -1 कहीं ना कहीं आएगा। ठीक, दोनों ही रूट्स -1 से बड़े हैं, तो यानी जो पहली कंडीशन आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन f ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 0 और तीसरी कंडीशन माइनस का b/2a इज ग्रेटर देन -1। ठीक है ना, जहां पर a की वैल्यू 1 है, देखिए ध्यान से a की वैल्यू क्या है, ये 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू ये रही, x का जो कोएफिशिएंट है -a+5 डिवाइडेड बाय a² + a-2 और c आपके पास -2 डिवाइडेड बाय a² + a-2 रहा। करेक्ट है। आप सोच करके देखो, अगर ये काम ना करते आप, अगर आप ये काम नहीं करते तो आपको दो केसेस बनाने पड़ते। क्या 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 बनाने पड़ते? दो केसेस बनाने पड़ते। कैसे दो केस बनाने पड़ते? सोच करके देखे दोस्तों, अगर अगर मैं सिंपली करता fx इसको मानता, किसको? इफ अगर मैं इफ वी कंसिडर fx as the given one without any manipulation, डिवाइड किए बिना a² + a-2 a² + a-2 इंटू x² और फिर -a+5 -a+5 इंटू x -2 -a+5 इंटू x -2। अगर मैं इसको fx मानता दोस्तों तो आप केस बनाते। पहला केस क्या होता? अगर a² + a-2 ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा केस आप बनाते केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बनाते? a² + a-2 अगर नेगेटिव है। दो केसेस बनाते कि नहीं बनाते? और दोनों केस के हिसाब से इस केस में ये ग्राफ या ये ग्राफ की पॉसिबिलिटी बनाते, और इस केस के अंदर में ये ग्राफ या ये ग्राफ की पॉसिबिलिटी बनाते। यहाँ पर -1 आ जाता या यहाँ पर -1 आ जाता। सही कह रहा हूं मैं यहाँ तक? तो क्या करते आप? तो फिर इस केस में जो भी आंसर निकालते, कंडीशंस लिखते वही सारी की सारी। पहली कंडीशन वही f ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरी कंडीशन माइनस का b/2a इज ग्रेटर देन -1। सही है। इसको सिंप्लीफाई करते, इसको सिंप्लीफाई करते, इन सब का आपस में इंटरसेक्शन लेते, केस नंबर 1 का वो रिजल्ट हो जाना था। सही है। और ठीक उसी तरीके से यहां पर भी केसेस बनाते। यहां पर इसमें f ऑफ -1 पर वैल्यू नेगेटिव आती। दूसरी बात d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता, इमेजिनरी रूट्स तो नहीं है इस केस में भी। और तीसरी बात माइनस का b/2 इज ग्रेटर देन -1, यहां भी होता, माइनस का b/2 है तो यहां पर या यहां पर लाई करेगा, वो तो -1 से बड़ा ही होगा। अब इससे जो आंसर आया और इन सब का भी इंटरसेक्शन लेते। फाइनली क्या करते आप? यहां और यहां का जो भी आंसर आता उनका टेकिंग यूनियन लेते। टेकिंग यूनियन ऑफ केस नंबर 1 का आंसर एंड केस नंबर 2 का आंसर, फाइनली वो आपका आंसर होता। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? वो फाइनली आपका आंसर होता। तो देखिए ये कितना लंबा और बेकार तरीका जाता है। इसीलिए प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट ऑलवेज इन सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस यही काम आप करें। क्लियर है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी x² का ऑप्शन a दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर में और ऑलरेडी और पर यहाँ पर तो ऑलरेडी a पॉजिटिव मेंशन कर दिया गया, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां तक बातें मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई है सभी को। सो दिस इज दी LOR टाइप 1। करेक्ट? LOR टाइप 1 यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू दी LOR टाइप 2।
अब टाइप 2 में ध्यान से देखें दोस्तों, बोथ द रूट्स लाई ऑन either side of the fixed number say d। क्या कहा गया है, डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ रही है बात, ये ध्यान से देखें। हमने ये केस माना है, जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये ए पॉजिटिव का, जब एफ एक्स को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान करके चल रहे हैं, ए पॉजिटिव का केस मान करके चल रहे हैं, तो दोनों both the roots lie on the either side of a fixed number say d। ये रहा d नंबर, दोनों रूट्स इसके अगल बगल में लाई कर रहे हैं, दोनों रूट्स इसके अगल बगल में लाई कर रहे हैं। हमें नहीं पता, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ए पॉजिटिव है, और एक मिनट के लिए ये बना लेते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस है, और मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि दोनों रूट्स के बीच में नंबर डी लाई कर रहा है। लेट अस सी, ये अल्फा है, ये बीटा है, हो सकता है डी यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, ये पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज। क्योंकि दोस्तों हमें डी के बारे में ये नहीं पता एग्जैक्टली मिड में है या कहां है, वो हम कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये वाला केस तो 100% नहीं होगा कि ग्राफ टच करते हुए एक्स एक्सिस को चला जाए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा है, बोथ द रूट्स लाई ऑन द फिक्स्ड ईदर साइड ऑफ द फिक्स्ड नंबर डी। अगर रूट अल्फा इक्वल टू बीटा ये हो गए, तो दोनों रूट के बीच में एक नंबर डी कैसे आ जाएगा, जब दोनों रूट ही बराबर हो गए, तो ये तो केस हो ही नहीं सकता। और ये भी केस पॉसिबल नहीं है, इस केस में तो रूट्स रियल है ही नहीं। इस केस में तो कौन से रूट्स आते हैं हम जानते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो जैसा मैंने टाइप 1 में कहा था, पहले अपन लोग ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम कंडीशंस लिखेंगे, तो ग्राफ बन गया, तो ओनली पॉसिबिलिटी यही आएगी ए पॉजिटिव के केस में। और इसी तरह ए नेगेटिव का जब केस होगा, ए नेगेटिव का केस होगा, कंफर्म है, ओनली पॉसिबिलिटी यही आएगी और कोई नहीं आएगी, आई एम श्योर। यही कारण जो मैंने ए पॉजिटिव के लिए दिया वही का वही होगा, यानी अल्फा और बीटा ऐसा कुछ हो जाएगा, और डी यहाँ 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 कहीं पर भी पॉसिबिलिटीज आ सकती है उसकी, उसके बारे में हम कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते। क्लियर है बात ये? तो लेट अस टॉक अबाउट कंडीशंस नाउ, के दिस इज द केस व्हेन आई एम सेइंग ए इज पॉजिटिव। जब ए पॉजिटिव है तो हम पहली कंडीशन तो हम यही लिख रहे हैं कि ए पॉजिटिव है, तो लेट अस से मैंने डी इसको माना, डी इसको माना, तो दूसरी कंडीशन एफ ऑफ डी हम बोल सकते हैं वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये लिखा है, ध्यान से देखें। डी पर वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखें दोस्तों, डी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ग्राफ की कहां आ रही है, एक्स एक्सिस के नीचे या एक्स एक्सिस के ऊपर। आई एम रिपीटिंग, corresponding to the input D, the value of fx is below the x-axis or above the x-axis. I'm able to see it is below the x-axis. It means that f of D is negative. And if I talk about the case A is negative, A negative का केस का हम ग्राफ बना चुके हैं। Let us say D कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, D यहाँ आ रहा है, तो हमने बात करी, तो पहली कंडीशन तो A क्या आएगा, नेगेटिव। दूसरी कंडीशन एफ ऑफ डी, डी पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर, क्योंकि डी के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। यहां तक तो समझ में आती है बातें, क्लियर? अब एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या है ये इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से देखें दोस्तों, नोट दैट देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी यूजफुल हियर। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की यहां पर कोई फायदा नहीं होगा। नो डाउट, नो डाउट, हम सब जानते हैं कि जब मैंने कहा ये केस नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल ये केस होगा, और इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, चाहे ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, हम जानते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। और जब भी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो हम जानते हैं कि d ग्रेटर देन 0 होता है। हम जानते हैं क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है, कैपिटल D इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो फिर भी हम कह रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड हियर, नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दिस कंडीशन हियर।
यहां तक बात समझ में आती है मेरी? क्यों? इसका कारण है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल ले लेंगे, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझें, इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा, कायदे से तो हमें ईदर ऑफ द केस में, या तो इसमें या इस केस में, हमें क्या लेना चाहिए? इंटरसेक्शन लेना चाहिए। यहां से जो आंसर आएगा, आई एम रिपीटिंग, वो सुपरसेट होगा, और यहां से जो आंसर आएगा वो उस रीजन का सबसेट होगा। और जब इंटरसेक्शन लेना होगा तो सबसेट का और सुपरसेट के इंटरसेक्शन के अंदर में सबसेट ही आंसर होता है। आई एम रिपीटिंग, यहां का इंटरसेक्शन इसके साथ जब लेंगे, यहां से जो आंसर आएगा वो सुपरसेट होगा, और यहां से जो आंसर आएगा वो सबसेट होगा, और इंटरसेक्शन दोनों का सबसेट ही होगा। तो प्रेफरेबली हम सबसेट ही ले ले, सुपरसेट लेने की, सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज प्योरली अ वेस्टेज ऑफ टाइम, जब हमें पता है हमें उससे कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला। क्लियर है? These such tricks, such thoughts are very useful in any competitive exam, because एक बच्चा जो d greater than 0 सॉल्व करेगा, एक इनइक्वालिटी सॉल्व करेगा, उसका इंटरसेक्शन लेगा, उसका टाइम ज्यादा खराब होगा, आंसर सिंपल जो पहली कंडीशन है उसके थ्रू आ रहा है, तो why to waste our time for any redundant data? Getting my point? तो यहां तक क्लियर हो जाती है बात। ये है टाइप 2। तो टाइप 2 में दोस्तों ये रहा आपके सामने एग्जांपल, मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है सो दैट कि टाइम हमारा सिंप्लीफिकेशन करने में खराब ना हो। तो देखिए दोस्तों, दिस इज टाइप 2 के ऊपर एग्जांपल। द क्वेश्चन इज जस्ट अ मिनट। सो हियर्स द क्वेश्चन। तो k की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए एक रूट इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। एक रूट 2 से बड़ा और एक रूट 2 से छोटा है, तो मतलब दोनों रूट के बीच में 2 लाई कर रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, एफ एक्स माना। किसको एफ एक्स माना? एफ एक्स हम किसको मान सकते हैं? जस्ट अ मिनट, लेट अस कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो ठीक है, वही बात, ए पॉजिटिव आ रहा है तो ये ग्राफ होगा, और 2 कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। ए तो पॉजिटिव है तो कंफर्म है एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आंसर आ गया, नो डाउट ये बात सही है। ठीक है, हम इतने पोर्शन को देखेंगे, एफ ऑफ 2 जो है हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, ए पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है बात ये? तो चलिए, अब अब क्या बोल सकता हूं मैं, अब मैं आपको ये दिखाना, और उसके थ्रू आंसर आ गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, 100% सही है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था डी ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या आएगा। अब ध्यान से देखें, लेट अस ट्राई करते हैं डी ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन। तो डी ग्रेटर देन 0 पर, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस के माइनस का 8 इज ग्रेटर देन 0, यानी के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 32 इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बन जाएगी बात, ध्यान से देखिए, माइनस का 3k स्क्वायर, इन दोनों को यूज किया तो, और 2k माइनस का 4k यानी माइनस का 2k, और ये प्लस का 33 इज ग्रेटर देन 0। अब आप माइनस कॉमन ले लें, इनइक्वालिटी को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो ध्यान से देखें, हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस का 33 इज लेस देन 0। यहां तक समझ में आती है बात? ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगी बात ये, तो 33 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा, 33 3 इंटू 11 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, यानी 3k स्क्वायर प्लस का 11k माइनस का 9k माइनस का 33 इज लेस देन 0, यानी k टाइम्स ऑफ 3k प्लस 11 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 3k प्लस का 11 इज लेस देन 0, यानी
k माइनस का 3 इंटू 3k प्लस का 11 इज लेस देन 0, तो एज अ रिजल्ट ध्यान से देखें ये माइनस का 11/3 आ गया और ये 3 आ गया नेगेटिव, मतलब k की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक आ गई। k की वैल्यू -11/3 से लेकर के 3 आई। यहां से जो आंसर आया k बिलोंग्स टू -11/3 से लेकर के 3। अब ये आंसर देखें और f of 2 लेस देन 0 से आंसर देखें -2/3। कंपेयर करके देखें दोस्तों, कंपेयर करके देखें कि ऑब्वियसली मैं इस शीट पर कंपेयर कर दे रहा हूं, देखें ध्यान से दोस्तों। माइनस का 11/3 को देखूं अगर मैं, माइनस का 11/3 और ये रहा 3 और ये रहा माइनस का 2, -11/3 माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, करेक्ट। तो -11/3 से लेकर के 3 ये आंसर आया d ग्रेटर देन 0 से, और -2 से लेकर के 3 आंसर आया f of 2 लेस देन 0 से कंडीशन से। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइनली यही रीजन तो आ रहा है। तो why are we wasting our time on solving d greater than 0? Therefore d greater than 0 need not be considered। ये कंसिडर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्टली आंसर ऐसे आ जाएगा विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ऑन दैट। क्लियर है? मेरी बात समझ में आती है सभी को? 100% समझ में आती है? ठीक है। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑन द टाइप 2। सो देयर इज वन मोर एग्जांपल ऑन टाइप 2। आप ध्यान से देखें, इसके अंदर में भी एक बात सीखने को मिलेगी। आई नीड टू टेक दिस एग्जांपल। अब यहां पर लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब एक ख्याल आता है कि इस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये भी पैरामीटर के टर्म्स में है, इससे डिवाइड कर देना चाहिए, फिर इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक मानो। लेकिन दूसरा थॉट एक और है, ध्यान से देखें, यहां पर डिवाइड ना भी करे तब भी चल जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 को ध्यान से देखें, ये एक क्वाड्रेटिक है। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इन a पैरामीटर, क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर a। अब ये क्वाड्रेटिक जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस का 4 यानी माइनस का 3 नेगेटिव आ रहा है। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, और a स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज पॉजिटिव। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, केवल और केवल इसका ग्राफ वो अपवर्ड पैराबोला होगा, यानी अपवर्ड पैराबोला lying above the axis, आई एम श्योर ये बात लिख सकता हूं मैं, यानी दैट इज मैं कंफर्म कह सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 पॉजिटिव होगा सच दैट a कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करे, a की किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है वो एक क्वाड्रेटिक है और वो पॉजिटिव आ रहा है। हमेशा हमने क्वाड्रेटिक का ही कॉन्सेप्ट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में भी इस्तेमाल कर लिया। मेरी बात समझ में आई? यहां तक सभी को क्लियर है? तो अगर ये बात क्लियर है तो हम fx को यही मान के चलने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज इट इज। दैट इज मैं कहना चाह रहा हूं कि कंसिडर एज इट इज fx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आई बात? प्लस ऑफ a माइनस का 1 ऑफ x प्लस a माइनस का 1 ऑफ x और प्लस a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर एज इट इज, इसको माने। और बोला गया क्वेश्चन में दोनों रूट्स, मतलब ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ आ गया, तो f ऑफ 3 इज लेस देन 0 डायरेक्टली आप इस्तेमाल करें, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। और कोई बच्चा कह रहा है, जिद पकड़ ली अगर किसी ने कि नहीं सर इसको डिवाइड करना ही करना है, कर लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी आंसर सेम नहीं आएगा। इट hardly will make any difference to your final answer. Is it clear to all? So this is the location of roots type 2. I am sure LOR type 1 type 2 तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। Understood to all?